हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न विषयों का यहाँ इसमें समावेश देखने को मिलता है। चाहे वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हो, चाहे वो आपका राजनीति शास्त्र के विषय के अंतर्गत हो, चाहे संविधान हो, चाहे अनुच्छेद हो। इसके अंतर्गत आपको हर एक विषय का संपूर्ण जानकारी रखना पड़ता है। और इसके जैसे कि पहले के क्लास में भी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का एग्जाम, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट का एग्जाम था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद से लेकर भी आपको समाजशास्त्र विषय में पूछ रहा है, यानी कि राजनीति शास्त्र से भी हमारा समाजशास्त्र के अंतर्गत पूछा गया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग विभिन्न विषयों का समावेश देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कोई अनुच्छेद के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत कि जो मेन अनुच्छेद है जिसमें कि जनजातीय सुरक्षा एवं विकास संबंधी, जनजातियों की किस प्रकार से उसको सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में दी गई है, उनका प्रमुख संवैधानिक आधार क्या है, ये हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें। और ये जो आपका वीडियो है ये विभिन्न तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर जेपीएससी का एग्जाम हो, या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो, इसके में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से संविधान में जनजातीय समाज को लेकर क्या पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद 15(4) है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्या बोला गया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का संवर्धन। हमारा जो अनुच्छेद 15(4) है इसमें हम लोग जनजातीय सुरक्षा एवं विकास संबंधी जो उनके प्रमुख संवैधानिक उपबंध है, इसमें 15(4) में बोला गया है कि जनजातीय जातीय जो आदिवासी लोग होते हैं उनके सामाजिक स्वरूप, उनका आर्थिक स्वरूप और उनका जो शैक्षणिक हित है किस प्रकार से उसका संवर्धन किया जाएगा, ये हमको किस में बताया जाता है, अनुच्छेद 15(4) में बताया जाता है। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 16(4). इसके अंतर्गत जो जनजातीय समूह के लोग होते हैं, जो आदिवासी समूह के लोग होते हैं, उनके नौकरी तथा सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान, रिजर्वेशन का जो प्रावधान दिया जाता है वो किसमें हम लोग को देखने मिलता है, अनुच्छेद 16(4) में हम लोग को देखने मिलता है कि जनजातीय लोगों को उनकी कौन सी सेवा वो प्रदान कर रहे हैं, उनको नौकरी में किस प्रकार से सीट आरक्षण किया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(5), इसके अंतर्गत संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया जाता है। इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि जनजातीय लोगों की जो संपत्ति है उसका सुरक्षा किस प्रकार से किया जाए, उनके जो हित है वो उनकी रक्षा का प्रावधान इस किस में किया गया है, अनुच्छेद 19(5) में किया गया है। फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आदिवासी मूल समूह के जो क्षेत्र होते हैं, जो जनजातीय समूह के जो क्षेत्र होते हैं, उनके जमीनों को कोई खरीद नहीं सकता है। क्यों ऐसा प्रावधान किया गया था? क्योंकि जनजातीय लोग जो वो उस प्रकार से शिक्षित नहीं थे, समाज में उन प्रकार से उनका स्थान नहीं था, वे सीधे साधे लोग थे। तो जो जमींदार वर्ग के लोग होते थे और जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे, उन्हें थोड़े से पैसे में या फिर अपने शारीरिक बल से उनको दबाकर उनकी जमीनों को हड़प लिया करते थे। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 19(5) में ये प्रावधान किया गया कि उनकी संपत्ति को को इस प्रकार से अनुच्छेद बनाया गया कि उनकी संपत्ति की रक्षा की जा सके। 15(4) बोल दिया सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हितों की रक्षा। 16(4) बोल रहा है आपका नौकरी तथा सेवाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 19(5) बोल रहा है संपत्ति में जनजातियों के किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की जाए वो। अनुच्छेद नंबर 23 बोल रहा है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। जिस प्रकार से बंधुआ मजदूर हुए या फिर दास प्रथा का जो आगे के ज़माने जो प्राचीन काल में चलता आ रहा था, तो दास प्रथा का रोक लगाने के लिए कि कोई 18 साल से नीचे किसी व्यक्ति को अपना दास बनाकर नहीं रखेगा, और मानव तस्करी हुआ, इस प्रकार का जो घिनौना अपराध है वो रोकने के लिए अनुच्छेद
23 में इसका प्रावधान किया गया। हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 29 जो है, इसमें बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं उनके हितों को, उनका किस प्रकार से उनका सम्मान के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अंतर्गत मुस्लिम आगे, पारसी आगे, जैन आगे, बौद्ध आगे, इस प्रकार के लोग जिनकी संख्या हमारे भारतीय समाज में कम है, उनके हितों की रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 29 करता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन करता है। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का बात किया गया है कि उनके हितों का संवर्धन किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 46 में किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 164 का खंड 1 क्या बोलता है कि जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 164(1) में जो जनजातीय कल्याण मंत्री होते हैं उनका नियुक्ति का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 164(1) में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में आरक्षण के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद नंबर 332 में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में 330 में, 332 विधानसभा में। अनुच्छेद 335 बोला जा रहा है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों के दावे कि किस सेवा के अंदर, मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकला है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी भरे हैं, आदिवासी समूह के भी लोग भरे हैं, अगर उनका दोनों का नंबर सेम आ जा रहा है तो जो फर्स्ट जो प्राथमिकता आपकी दी जा रही है तो उसका जो दावा किया जाएगा, सेवा तथा पद के लिए दावा किया जाएगा, इसका जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद 335 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि 339 में क्या बोला जा रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान का जो प्रशासनिक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में एक संघ का निर्माण किया गया है, ये अनुच्छेद 339 में किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति लोगों के जो विकास संबंधी जितने भी प्रावधान हैं इन अनुच्छेदों के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं जितने हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या फिर इग्नू का जो हमारा एग्जाम होगा एमए का, बीए का, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आते हैं उसका लेकर मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।